इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। वक्त है सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों का। आज हम आपको दिखाएंगे बंगाल की वोट की लड़ाई कोर्ट में क्यों आई, अयोध्या लैंड डील पर क्या है नया ट्विस्ट और चाचा पर भड़के चिराग पासवान ने कैसे खेला इमोशनल कार्ड। लेकिन शुरुआत उस खबर से जो ट्विटर की टेंशन बढ़ाने वाला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ट्विटर पर आज दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को एक नोटिस भेजा है और यह नोटिस लोनी बॉर्डर थाने के एसएचओ ने जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में कुछ लोगों ने ट्विटर का इस्तेमाल समाज में नफरत फैलाने के लिए किया और इसके बावजूद ट्विटर ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। नोटिस सीआरपीसी की धारा 160 के तहत भेजा गया है और ट्विटर इंडिया के एमडी से कहा गया है कि उन्हें लोनी बॉर्डर के थाने में आना होगा और बयान दर्ज करवाना होगा। 2 दिन पहले गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अपने नोटिस में पुलिस ने ट्विटर पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और 1 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। ट्विटर कम्युनिकेशन और ट्विटर इंक के माध्यम से कुछ लोगों ने ट्विटर हैंडलों का इस्तेमाल करते हुए समाज में घृणा और विद्वेष फैलाया। इन संदेशों का ट्विटर ने कोई संज्ञान नहीं लिया और देश प्रदेश के अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता फैलाने और सौहार्द को प्रभावित करने वाले लेखों को बढ़ावा दिया गया। समाज विरोधी संदेशों को लगातार वायरल होने दिया गया। इस मामले में बयान दर्ज कराना जरूरी है। आप बयान दर्ज करने के लिए पत्र मिलने के 1 हफ्ते के भीतर लोनी बॉर्डर में उपस्थित हों। नोटिस इसलिए भेजा गया क्योंकि पुलिस को कुछ सवालों के जवाब चाहिए। पुलिस जानना चाहती है कि समय पर जानकारी देने के बावजूद भी अब्दुल समद के वीडियो को वायरल होने से ट्विटर ने क्यों नहीं रोका, क्यों समाज विरोधी मैसेजेस को लगातार वायरल होने दिया गया, भड़काऊ वीडियो ट्रेंड होने पर ट्विटर ने एक्शन क्या लिया। पुलिस आपत्तिजनक ट्वीट्स को रीट्वीट करने वालों की लिस्ट भी उनसे मांग सकती है। इसके अलावा ट्विटर के एमडी से आरोपियों की डिटेल भी मांगी जा सकती है। 72 साल के अब्दुल समद से जुड़ा भड़काऊ वीडियो ट्विटर पर 14 और 15 जून को ट्रेंड होना शुरू हुआ। गाजियाबाद पुलिस ने यह साफ कर दिया था कि बुजुर्ग की दाढ़ी काटने और मारपीट की घटना तो हुई है, लेकिन ना तो यह सांप्रदायिक मामला है और ना ही बुजुर्ग से जबरन जय श्री राम के नारे लगाने को कहा गया। इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। पूरा मामला जांच 5 जून का था, लेकिन इसका वीडियो 9 दिन बाद ट्वीट किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के साथ कुल 9 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें बिना सच्चाई जाने वीडियो शेयर करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रुचि कुमार भी जुड़ गई है। रुचि, आखिरकार ट्विटर किस तरह से इस पूरे मामले में एक तरह से एक्यूज बन गया? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि जिन जिन के खिलाफ एफआईआर हुई उन सबको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो जाहिर है कि ट्विटर के खिलाफ भी हुई है, तो ट्विटर इंडिया के जो एमडी है उनको बुलाया जा रहा है। और पुलिस ये चाहती है ट्विटर से जानना कि इस वीडियो को जो ये वायरल हुआ 14-15 जून को, उसको कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने रीट्वीट किया, वो सबकी लिस्ट जानना चाहती है। तो ट्विटर से बहुत सारे सवाल हैं उसके, तो लिहाजा पूछताछ के लिए बुलाया गया है और एक जैसे नोटिस मिलेगा 1 हफ्ते के अंदर थाने में आकर अपनी बात ट्विटर इंडिया को रखनी पड़ेगी हमें। रुचि, अगर ट्विटर की ओर से नहीं आते हैं, पर्सनल वहां पर पहुंचते हैं, तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है पूरी की। ट्विटर के लोग भी अपने कानूनी सलाह लेंगे और उस हिसाब से पुलिस को जवाब देंगे। हो सकता है वो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हमारे ऊपर ये आरोप नहीं बनते जो हमारे खिलाफ जो एफआईआर कराई गई है। तो एक कानूनी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है उनको एक एक करके नोटिस पुलिस देगी, ऐसा कहा जा रहा है। और उसी के तहत ये ट्विटर इंडिया के जो एमडी है उनको ये नोटिस सर्व किया गया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर आकर अपने थाने में बात रखें। अब ट्विटर किस तरह का अपनी तरफ से कार्रवाई करती है इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपनी कानूनी राय लेगा ट्विटर और देखेगा कि उसका थाने जाना जरूरी है कि नहीं। बिल्कुल, और इसमें थोड़ा वक्त भी लगने जा रहा है। ट्विटर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। ट्विटर के ऑफिसर्स को आज संसदीय समिति के सामने पेश होना पड़ेगा।
आईटी मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने ट्विटर को समन जारी किया था और आज संसद परिसर पहुंचकर जवाब देना होगा। संसदीय कमेटी के सामने ट्विटर की यह पेशी शाम 4 बजे होनी है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तैयार की हैं और उसी पर ट्विटर के ऑफिसर्स का आज जवाब चाहिए। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर के जरिए जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश होती है, गलत खबरों को फैलाया जाता है, उसके तहत ट्विटर क्या कार्रवाई कर रहा है और किन गाइडलाइंस को पालन कर रहा है, यह सब जानने के लिए आज उनके प्रतिनिधि को बुलाया गया है। ट्विटर ने 26 मई से प्रभाव में आए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने इंटरमीडिएरी संस्था होने का स्टेटस खो दिया और सीधे कानूनों के दायरे में आ गया है। ट्विटर में कंटेंट की मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने ट्विटर से ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर नियुक्त करने को कहा था, जो भारत में किया जाना है, लेकिन ट्विटर ने अब तक सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने का ऐलान किया है। आज ट्विटर के प्रतिनिधि को शाम 4 बजे पेश होकर सभी सवालों का जवाब देना होगा। भारत सरकार का कहना है कि ट्विटर को बैन करने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन उसे देश के कानूनों का पालन करना ही होगा। हमारे देश के नियम कानून का पालन ट्विटर नहीं कर रही है, तो उसको बंद क्यों नहीं कर दिया जाए? हम बंद करने के पक्ष में नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक आजाद मुल्क है, कानून का पालन को करना पड़ेगा और नहीं कानून का पालन करेंगे तो गाइडलाइन के धारा 7 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आप नहीं पालन करेंगे तो इंटरमीडिएट गाइडलाइन जो 79 एक्ट के अंतर्गत है, सेक्शन 79, उसका परिणाम होगा, वो समाप्त हो जाएगा और बाकी आप आपराधिक कानून के भी आपके ऊपर लागू होगा। तो ये तो विषय है कुल मिलाकर। दिक्कत है कि यहाँ के लोग उनके सिर्फ विज्ञापन और मुनाफा कमाने के लिए हैं, बाकी के लिए अमेरिका में बात करो, ये नहीं चलेगा। रुचि, जिस तरह से देखने को मिला कि जो इंटरमीडिएरी उनको एक संरक्षण मिला हुआ था वो हट गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में केस फाइल हुआ ट्विटर के ऊपर। अब ट्विटर ने किन किन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, जिसके चलते उन पर यह केस हो गया? देखिए, ऐसा है, पुलिस का ये कहना है कि जो ये गाजियाबाद वाला मसला है लोनी का, उसमें वीडियो वायरल हुआ, ट्विटर पे भी लोगों ने ट्वीट किया और उसके बाद अचानक एक हफ्ते बाद वो ट्रेंड करने लगा नंबर 1 पर। पुलिस का ऐसा कहना है कि पुलिस ने ये बताया था कि ये वीडियो जिस तरह से वायरल हो रहा है, घटना उस तरह की नहीं है, इससे सांप्रदायिक इसको रंग दिया जा रहा है, माहौल खराब हो रहा है, लेकिन ट्विटर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उस तरह के ट्वीट्स लगातार होते रहे। नतीजा ये हुआ कि ये ट्रेंड करने लगा वीडियो। इसी के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है और ट्विटर इंडिया के जो MD हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो पुलिस के पास अपने सारे तर्क हैं कि किस तरह से ट्विटर इंडिया ने कानूनों का पालन नहीं किया, उसका जवाब उसको देना होगा। रुचि, जो स्टैंडिंग कमेटी के सामने जब पेशी होगी तो आपको लगता है कि उससे कुछ और चीजें सामने आ पाएंगी कि आखिरकार क्यों ट्विटर की ओर से ये पूरी तरह से कानून को नहीं फॉलो किया जा रहा है? देखिए, जाहिर है कि अगर ट्विटर इंडिया के लोग वहां पे आएंगे तो वो अपना पक्ष जरूर रखेंगे। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, ये जो विवाद पिछले काफी दिनों से चल रहा है भारत सरकार और ट्विटर के बीच में, तो उसका जवाब वो जरूर देंगे। अब ये बात अलग है कि सरकार उनके जवाब से कितना संतुष्ट होती है, क्योंकि जिस तरह का कानून बनाया गया है उसको पालन करना सरकार का कहना है जरूरी है। अब ट्विटर इंडिया उसको किस तरह से जवाब देता है, इसका इंतजार। और साथ ही साथ एक और बात भी बिल्कुल जो जगजाहिर ये है कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ने जब उन्हीं कानूनों को पालन करते हुए ग्रीवांस ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर सबको तैनात कर दिया, तो फिर ट्विटर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाम 4 बजे ट्विटर के ऑफिसर्स की पेशी है, तो अब से 2 घंटे बाद सुबह 11 बजे बंगाल चुनाव पर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी है। बंगाल चुनाव खत्म होने के 1.5 महीने बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपनी हार को अदालत में चैलेंज किया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हुई चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और सुबह 11 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई करेगी। नंदीग्राम से बेहद कड़े मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। हार के बाद से ममता बनर्जी काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं और अब उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 2 मई को घोषित चुनावी नतीजों में तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला था। ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन नंदीग्राम में वो खुद चुनाव हार गई। ममता की हार और शुभेंदु अधिकारी की जीत को सबसे बड़े चुनावी उलटफेर के रूप में देखा गया। अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को
1,10,764 वोट मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले थे और हार जीत का जो अंतर था वो 1956 वोटों का था। बात करेंगे संवाददाता पवन नारा से। पवन, आखिरकार इतना वक्त क्यों लगा ममता बनर्जी को कोर्ट में जाने के लिए? क्या तैयारी चल रही थी? जी देखिए, ममता बनर्जी ने जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन ऐलान कर दिया था कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तूफान आया और बाकी राजनीतिक गतिविधियां देखी गई, उसके बाद अब ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची हैं। 3 पॉइंट्स उनकी सबमिशन में दिए गए हैं। पहला पॉइंट, करप्शन का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि ब्राइबरी की गई, माहौल बिगाड़ा गया, दबाव का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, काउंटिंग प्रोसेस में कहा गया कि गड़बड़ थी, हमने रिकाउंट मांगा, हमें रिकाउंट नहीं दिया गया। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो रिकाउंटिंग के लिए एक टेबुलेशन मिलता है वो नहीं मिला ममता बनर्जी को। तो इन 3 आधार पर ममता बनर्जी ने इन चुनावी नतीजों को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बंगाल की तरह बिहार में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। कल एलजेपी के पशुपति पारस गुट ने पशुपति पारस को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है, लेकिन चिराग पासवान ने इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है और कहा है कि एलजेपी उनके साथ है। चिराग ने कहा है कि उनके पिता नीतीश के खिलाफ थे, लेकिन चाचा ने रामविलास पासवान की भावनाओं के खिलाफ काम किया। जो मुझे जानकारी मिली कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना। पार्टी सांसद और विधायकों से नहीं बनती, पार्टी बनती है तो पार्टी के संगठन से, पार्टी के पदाधिकारियों से। आज की तारीख में मेरे संगठन के तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स। मैं बिहार की बात करूं, मेरे तमाम जिला अध्यक्ष, मैं देशभर के भी जिला अध्यक्षों की बात करूं, अधिकांश मेरे जिला अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। पार्टी को बचाने के लिए जिस भी स्तर पर ये लड़ाई लड़नी पड़े, पहले तो मेरा पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि जितनी जानकारियां हम लोगों ने उनके समक्ष रखी है और इसके बाद भी जितने भी वो एविडेंसेस मांगेंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ही इस विषय को सुलझा लिया जाएगा, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना पड़ेगा, पार्टी को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। निधि जी से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, पर उनकी नीतियों का विरोध ना सिर्फ मैं बल्कि निरंतर पापा भी करते आए हैं। मुझे अफसोस होता है कि जो लोग कहते हैं कि बड़े भैया के विचार, बड़े भैया के संस्कार, तो बड़े भैया के विचारों और संस्कारों को तो आप खुद पांव तले आप रोंद रहे हैं। आप उन्हीं के ही विचारों के आप खिलाफ जा रहे हैं। पापा अगर आज होते तो आज मुझे नहीं लगता कभी भी वो इस बात की सहमति देते कि आप इनकी नीतियों के साथ। अब बिहार में सियासी बवाल है तो अयोध्या में जमीन का विवाद चल रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने इस मामले में नया आरोप लगाया है और राम मंदिर ट्रस्ट से पूछा है कि एग्रीमेंट में रवि मोहन तिवारी का नाम कैसे आया। संजय सिंह के मुताबिक जिन 9 लोगों के साथ शुरुआत में एग्रीमेंट हुआ था उसमें रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था। आरोपों में कहा गया है कि एग्रीमेंट के गवाह यानी बनारस के मेयर और रवि मोहन तिवारी रिश्तेदार हैं और रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में बाद में जोड़ा गया। संजय सिंह ने पूछा है कि रवि मोहन तिवारी का नाम क्या सिर्फ इसलिए जोड़ा गया ताकि रवि के खाते में पैसा डालकर बाद में निकाला जा सके। एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा था, एग्रीमेंट जिसका जिक्र बार बार विश्व हिंदू परिषद कर रहा था, दरअसल वो एग्रीमेंट 18 मार्च को कैंसिल हो गया था और उस एग्रीमेंट में 9 लोगों का नाम था लेकिन रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं था। और मैंने आपसे कहा था कि जब रवि मोहन तिवारी का नाम एग्रीमेंट में नहीं था तो एग्रीमेंट में उसका नाम जब नहीं था तो फिर बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? बैनामे में उसका नाम क्यों शामिल कराया गया? रवि मोहन तिवारी 2 करोड़ में बैनामा ले लेता है हरीश पाठक और कुसुम पाठक से। ये रवि मोहन तिवारी आया कैसे?
और हमारे साथ बात करने के लिए भास्कर मिश्रा जुड़ गए। भास्कर, पहले दाम और अब नाम, इनको लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, सच्चाई कितनी है, तथ्य कितना है इसमें? देखिए, सच्चाई कितनी है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन संजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसकी पुष्टि करने के लिए वो लगातार नए सबूत लेके आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि न सिर्फ पैसों की बंदर बांट हुई है, बल्कि बीजेपी के नेता अपने रिश्तेदारों को इसमें जोड़ के और फायदा लिए हैं। और सबूत के तौर पर उन्होंने ये बताया कि रवि मोहन तिवारी जो एग्रीमेंट के पार्ट नहीं थे उनको शामिल किया गया, और रवि मोहन तिवारी जो हैं वो ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर हैं उनके समधी के साले हैं, तो सीधा रिश्तेदारी निकाल दी गई। और दूसरा ये बताया गया है कि 7 जून को ऋषिकेश उपाध्याय ने अपने भतीजे के लिए 1.90 करोड़ में जमीन खरीदी है, और ये जमीन कहाँ, इसका आय का सोर्स कहाँ था? ये दो चीज संजय सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो पैसे की बंदर बांट हुई है, और दूसरा ये कि बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं और लाभ पहुंचाने के लिए अपने रिश्तेदारों को इसमें इस डील में जोड़ा है। उन्होंने ये कहा कि 18 मार्च को जो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था उस एग्रीमेंट के पार्ट नहीं थे रवि मोहन तिवारी, तो उनको फिर शामिल कैसे कर लिया गया? और सबसे बड़ी बात ये कि पैसे का ये घोटाला हुआ है, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जो 12,080 वर्ग मीटर की जमीन है जिसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी है, उसके बगल में 10,370 वर्ग मीटर की एक जमीन सिर्फ 8 करोड़ में बेची गई है। इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो घोटाला हुआ है और उसमें बीजेपी के नेता डायरेक्ट शामिल हैं, इसीलिए उन्होंने तो पहले वो दाम को लेकर आए, अब आम को लेकर आए। लेकिन अगर उनके पास इतने तथ्य हैं तो फिर वो मीडिया के साथ साथ दूसरी जगह भी जा सकते हैं जहां पर इसका कुछ सामने सच्चाई निकल कर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयोध्या में लैंड डील पर सवाल उठ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने एक बड़ा सवाल उठा दिया है। महाराष्ट्र के कोविड टास्क फोर्स ने बड़ी चुनौती जारी की है और चेतावनी दी है कि कहा है कि अगले 2 से 4 हफ्ते में महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, और ये लहर इतनी घातक होगी कि पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मामलों की तादाद 8 लाख के पार जा सकती है। देश में नए कोरोना मरीजों की तादाद लगातार घट रही है, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर आई ये चेतावनी चिंता में डालने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर आई तो इसका सबसे ज्यादा असर लोअर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। यह वर्ग दूसरी लहर में कम प्रभावित हुआ है। तीसरी लहर की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अनलॉक के बाद लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है, बाजारों में भीड़ है, सड़कों पर ट्रैफिक है, और तीसरी लहर को यह दावत दे रही है। मुंबई में खतरा इसलिए बढ़ता है क्योंकि कोरोना के केस वहां एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। 14 जून को 530 नए मामले आए, उसके बाद 15 जून को यह बढ़कर 575 पहुंच गए और 16 जून को 821 हो गए। हमारे जो 5 जिले हैं जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न, गवर्नमेंट ने नाम दिया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरे लिए वो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न है। कोल्हापुर, सांगली, सातारा, कोकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये जिलों में 6 जिलों में 7 जिलों में पूरे महाराष्ट्र का जितना इन्फेक्शन है उसका 60% इन्फेक्शन 6 जिलों में है, और 30 जिलों में बाकी का बचा हुआ 40% इन्फेक्शन है। तो ये एक 15 दिन से सुधर ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ कोई नया वेरिएंट है, तो उसकी वेरिएंट की स्टडी करना पड़ेगा। और देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार रहा था। अब इसी वेरिएंट का बदला रूप डेल्टा प्लस है, जिसे और भी अधिक खतरनाक या घातक माना जा रहा है, और यही महाराष्ट्र में तीसरी लहर आने की वजह बन सकता है। कोरोना वायरस का नया म्यूटेशन है K417N। म्यूटेशन का मतलब है कि वायरस के जीन में बदलाव हुआ है, और डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले मार्च में यूरोप में मिला और इसकी जानकारी 13 जून को सार्वजनिक हुई। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इस नए वेरिएंट की जानकारी दी और अब 10 देशों में इसका मिल चुका है डेल्टा प्लस का प्रमाण। बात करेंगे संवाददाता दिनेश मौर्य से। दिनेश, अगर तीसरी लहर का खतरा है तो ऐसे में मुंबई और महाराष्ट्र कैसे इसको रोकने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, इस टास्क फोर्स की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने 3 बड़े आदेश दिए। पहला आदेश, राज्य में पर्याप्त मात्रा में जो दवाइयों का स्टॉक है उसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर केसेस बढ़ते हैं तो मरीजों को इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो ज़रूरी संसाधन हैं उन्हें बढ़ाया जाए। इसके अलावा बच्चे अगर इसकी चपेट में आते हैं तो बच्चों के इलाज में कोई कमी न रह जाए, इसलिए राज्य के हर जिले और शहर में पीडियाट्रिक बेड्स बढ़ाने के आदेश दिए गए। जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं उनको जो अधिक तौर पे ट्रेन करने के आदेश दिए गए। इन सब के अलावा जिन जिन जगहों पर
भीड़ अनियंत्रित होती जा रही है, वहां पर तमाम प्रशासन को कहा गया है कि भीड़ ना हो, इसको लेकर खास एहतियात बरता जाए। और चूंकि मध्यम वर्ग जो है, खास या गरीब तबका जो है, वो इस लहर में शायद चपेट में आ सकता है, उसे देखते हुए जिन जिन पॉकेट्स में इस तरह से जो मध्यम वर्ग रहते हैं, जो ऐसे इलाके हैं, उन्हें चिन्हित करके वहां पर एहतियात बरतने का काम किया जाए। तो कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है, टास्क फोर्स को आदेश दिए गए, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा आम लोगों पर, क्योंकि भीड़ हम जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे ही थोड़ी रियायत दी गई सरकार की तरफ से, बाजारों में बड़े पैमाने पे भीड़ आ रही है, और वो संक्रमण फैलने की बड़ी वजह आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पर सरकार तो काम करे, लेकिन जो लोग हैं खुद भी, उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी और इन नियमों का पालन भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इजराइल ने फिर गाजा पर क्यों बरसाए बम? तस्वीरें ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।